क्लास में आपका स्वागत है। और बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत इस बुक के अंतर्गत हमें व्यक्तित्व विकास की चर्चा करते आ रहे हैं और व्यक्तित्व को हमने समझने का प्रयास किया है। और एक सफल व्यक्तित्व में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो उस व्यक्तित्व के लिए सहायक सिद्ध होती है। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आज के इस 9वें अध्याय के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे लक्ष्य निर्माण की, कि लक्ष्य हमारे जीवन में क्यों जरूरी है, लक्ष्य क्या है और हमने लक्ष्य बनाया है या नहीं बनाया है, और यदि हमने लक्ष्य बनाया है तो उस लक्ष्य को हम किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है जिसने अपने जीवन में कोई लक्ष्य नहीं बनाया है। जीवन में लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। यदि हम कहीं पर यात्रा करने के लिए जा रहे हैं और किसी ट्रेन में जाकर के हम बैठते हैं तो हम यूं ही जाकर के नहीं बैठते हैं। हमारी एक मंजिल होती है जहां पर हमें पहुंचना होता है, तभी जाकर के हम उस ट्रेन में जाकर के बैठते हैं और हमारे उस गंतव्य स्थान तक हम पहुंचते हैं। यदि बिना किसी पर्पज के, बिना किसी कारण के या बिना किसी मंजिल के हम उस ट्रेन के अंदर जाकर के बैठ जाते हैं, तब हम कहीं पर भी उतर सकते हैं या हम कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, जिसकी जीवन में कोई सार्थकता नहीं होती है। प्रिय विद्यार्थियों, बचपन से ही आपने एक कहानी पढ़ी होगी कि गुरु द्रोणाचार्य ने जब अर्जुन से कहा कि देखो उस पेड़ के ऊपर एक पक्षी है और मेरे प्रिय शिष्यों आपको क्या दिखाई देता है। किसी ने कहा पेड़ की टहनियां दिखाई दे रही है और उनके बीच में एक पक्षी बैठा हुआ है। किसी ने कहा मैं पक्षी दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पक्षी की गर्दन दिखाई दे रही है, तो किसी ने कुछ कहा। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई तो उसने कहा कि मुझे उस पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। सिर्फ और सिर्फ उसको आंख दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस आंख को भेदना ही लक्ष्य था। इसलिए जीवन के अंदर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है। और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए 3 बातों का जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। उनमें जो सबसे पहली बात आती है वह है लक्ष्य का निर्माण करना। बिना लक्ष्य निर्माण के हम एक सफल व्यक्तित्व की कल्पना नहीं कर सकते। और जो दूसरी बात आती है अपनी क्षमताओं को पहचानना और उनका विकास करना, उनको नियोजित करना। और तीसरी बात एक सफल व्यक्तित्व के लिए, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के लिए आती है कि जो लक्ष्य बनाया है और जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में उसका क्या योगदान हो सकता है। यदि हमें लक्ष्य के ऊपर जो अनुसंधान हुए हैं उनकी हम बात करें तो एक बड़ा ही अच्छा अनुसंधान किया गया और जिसका बड़ा ही आश्चर्यजनक जो परिणाम सामने आया। यहां पर अनुसंधान की बात इसलिए की जा रही है कि यदि लक्ष्य बनाया जाता है और जो व्यक्ति लक्ष्य नहीं बनाते हैं, क्या परिणाम हमारे सामने आते हैं। येल विश्वविद्यालय 1953, वहां पर एक अनुसंधान किया गया और उस अनुसंधान में एक प्रश्नावली तैयार की गई और वहां के विश्वविद्यालय के उन विद्यार्थियों के द्वारा उस प्रश्नावली को भराया गया। उसमें एक प्रश्न रखा गया कि क्या आपने अपना लक्ष्य बनाया है। सिर्फ 10% विद्यार्थियों का उत्तर आया कि हमने हमारा लक्ष्य बनाया है। फिर एक सवाल और था उसके अंदर कि आपने अपने लक्ष्य को लिखा है। सिर्फ 4% लोगों का, यानी विद्यार्थियों का उत्तर आया कि उन्होंने अपने उस लक्ष्य को लिखा है, यानी कि उसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, बात यहीं तक खत्म नहीं हो जाती है। ठीक 20 साल बाद इसी यूनिवर्सिटी के अंदर पुनः चर्चा हुई कि लक्ष्य से संबंधित अनुसंधान को आगे बढ़ाया जाए, पुनः किया जाए। और जब पीछे के इतिहास को खंगाल के देखा कि हमारी यूनिवर्सिटी ने 20 साल पहले इस प्रकार का प्रयोग किया गया था, तो कहा क्यों न 20 साल पहले के उन विद्यार्थियों से पुनः फीडबैक लिया जाए। उनकी खोजबीन की गई, कुछ लोग मिले, कुछ नहीं भी मिले, कुछ ऐसे भी थे जो भगवान को प्यारे हो गए,
जो लोग मिले और जो रिजल्ट सामने आया, जब उनका साक्षात्कार किया और देखा कि वो जो 4% लोग जिन्होंने अपने लक्ष्य का निर्माण किया था, वो बाकी 96% जो लोग थे, उनसे वह कहीं ज्यादा अपने जीवन में सफल पाए गए। इसका अर्थ हुआ कि बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन के अंदर लक्ष्य बने, लेकिन फिर भी हम लक्ष्य नहीं बनाते हैं। बिना लक्ष्य के हमारा जीवन चल रहा है और हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या कारण है इसके कि हम लक्ष्य नहीं बनाते हैं? उसमें से कुछ कारण है। एक तो हमारा निराशावादी दृष्टिकोण, नेगेटिव थिंकिंग। हमने अपने अंदर भावना या विचार ऐसे पाल रखे हैं कि कुछ नहीं होता लक्ष्य बनाने से, क्या है जो जीवन चल रहा है वैसे चलता रहेगा। दूसरा कारण है असफलता का भय। हम अपने लाइफ में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, और कोई भी काम यदि शुरू करना भी चाहते हैं तो उससे पहले हमें असफलता का भय लगना शुरू हो जाता है कि मैं इसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। इच्छा शक्ति की कमी, हमारे अंदर वह ताकत नहीं है, हम अपनी उन शक्तियों को नहीं पहचान रहे हैं, और उस इच्छा शक्ति की कमी के चलते हुए हम अपने लक्ष्य या तो बनाते नहीं है या बनाने के बाद में उनके ऊपर हम चलते नहीं है। आत्मविश्वास की कमी, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, हमारी शक्तियों के ऊपर हमें विश्वास नहीं है। इसके चलते हम कोई लक्ष्य बना ही नहीं पाते हैं। लक्ष्य के महत्व को नहीं समझना। जब व्यक्ति को यह चीज समझ में आ जाती है कि यह चीज मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, हम जानने का या तो प्रयास नहीं करते, या हमारे अंदर वो समझ नहीं है कि एक जीवन के लिए लक्ष्य का होना कितना जरूरी है। और एक बात जो आती है अज्ञान, या हम यूं भी कह सकते हैं शिक्षा की कमी, या हम शिक्षित होते हुए भी हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है कि हमारे जीवन में लक्ष्य कितना महत्वपूर्ण है। और एक वही व्यक्ति अपने जीवन के अंदर सफल होता है जो लक्ष्यों का निर्माण करता है। सफल का अर्थ क्या होता है? सफल यानी कि फल सहित। सफल का अर्थ होता है फल सहित, यानी कि जब लक्ष्य का निर्माण किया जाता है और हमारी जो आकांक्षाएं और जो हमारी मूल्यवान इच्छाएं जो होती है उनको जब हम प्राप्त करते हैं, और जब उनको प्राप्त करते हैं, जब हम उसमें सफलता प्राप्त करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। लक्ष्य के प्रकार, हम लक्ष्य बनाते नहीं हैं, लेकिन विद्यार्थियों यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें लक्ष्य बनाने हैं। लक्ष्य कितने प्रकार के हो सकते हैं? सबसे पहला आता है हमारा अंतिम लक्ष्य, जिसको चरम लक्ष्य के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे देखा जाए तो अंतिम लक्ष्य या चरम लक्ष्य कोई लक्ष्य नहीं है, यह वास्तव में हमारे जीवन का ध्येय है। और भारतीय संस्कृति के अनुसार जीवन का ध्येय क्या है? जीवन का ध्येय है उस परम शांति को प्राप्त करना, उस मोक्ष को प्राप्त करना। यह व्यक्ति का भारतीय दर्शन के अनुसार, संस्कृति के अनुसार उसका अंतिम लक्ष्य है। दूसरा आता है दीर्घकालिक लक्ष्य। हम जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत कुछ हम लेना चाहते हैं, और उसके लिए अपने जीवन के विकास के लिए और इस समाज और राष्ट्र को योगदान देने के लिए दीर्घकालिक हम लक्ष्य बनाते हैं कि आने वाले उन 25 सालों में, आने वाले उन 50 सालों के अंदर मुझे क्या करना है। इसी प्रकार से अल्पकालिक भी लक्ष्य होते हैं। अल्पकालिक लक्ष्य अधिकतर जो विद्यार्थी होते हैं अपनी पढ़ाई करते हैं, उस पढ़ाई के दौरान कि मुझे अपना क्या करियर बनाना है। यदि मैंने 10वीं पास कर ली है तो मुझे यह सब्जेक्ट लेकर के मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे क्या बनना है, वो अपने इस प्रकार के लक्ष्य बनाते हैं। इसी के अंतर्गत तात्कालिक भी लक्ष्य आते हैं। तात्कालिक लक्ष्य हमारे एक दिन से लगा करके हफ्ते या कई महीनों तक के हो सकते हैं। अधिकतर तात्कालिक जो लक्ष्य होते हैं
वो हमारे दिन या सप्ताह के लिए होते हैं कि आज के दिन में मुझे इतना काम करना है और इस काम को मैं संपूर्ण करके ही रहूंगा। ये हमारा तात्कालिक लक्ष्य होता है। अब हम इस लक्ष्य के मनोविज्ञान को जानने का प्रयास करते हैं कि लक्ष्य का मनोविज्ञान क्या है। लक्ष्य का मनोविज्ञान, लक्ष्य यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य को हमारे मन के अंदर गहराई तक उसको हमें पहुंचाना होगा। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि गहरे मन तक उसको कैसे पहुंचाएं। फ्राइड ने कहा है कि जो हमारा मन है उसके 3 भाग है, एक उसका चेतन मन, एक उसका अवचेतन मन और एक उसका अचेतन मन। हम अभी काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, यह है हमारा चेतन मन है। और अचेतन मन जिसके अंदर हमारी सारी शक्तियां, हमारी सारी इच्छाएं दबी पड़ी हुई है। और अवचेतन मन जो इन दोनों के बीच में काम करता है। चेतन मन की सारी बातों को वह अचेतन मन में ले जाता है। और कहते हैं कि यदि कोई भी बात अचेतन मन में पहुंच गई है, वह एक तरह से संस्कार का रूप धारण कर लेती है और व्यक्ति उसको पूरा करने के लिए अपना पूरा पुरुषार्थ लगा देता है। इसका अर्थ है कि हमें हमारे लक्ष्य को उस अचेतन मन तक पहुंचाना है। इस लक्ष्य के यदि मनोविज्ञान को हम समझे तो सबसे पहले हमें लक्ष्य का निर्माण करना है और हमारे उस चेतन मन यानी कि हमें किसको समझना है कि क्या हमारी इच्छाएं हैं, क्या हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं। हमारी बहुत सारी इच्छाएं, बहुत सारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनको ध्यान में रख करके, और लक्ष्य निर्माण का अर्थ यही होता है कि अपनी इच्छाओं में से कुछ अत्यावश्यक और मूल्यवान इच्छाओं का चयन करना और उनको पूरा करना। इसी प्रकार से अल्पकालिक लक्ष्य, हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती है, हमारी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं होती है। उन इच्छाओं और उन महत्वाकांक्षाओं को हम ध्यान में रख करके और उन लक्ष्यों को बनाएं। और उन लक्ष्यों के निर्माण में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि क्या हमारे पास में वो सारे संसाधन हैं और जिस लक्ष्य को मैं पूरा करना चाहता हूं उस लक्ष्य से दूसरे किसी को कोई क्षति तो नहीं हो रही है। तात्कालिक लक्ष्य, यदि हम तात्कालिक लक्ष्य बनाना चाहते हैं और उसको पूरा करना चाहते हैं तो उसके अंदर जो हमारे सहयोगी हो सकते हैं और जिन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें हमारा परिवार है, हमारा समाज है, हमारा व्यक्तिगत विकास है, खुद का स्वास्थ्य है, हमारा दृष्टिकोण, व्यवसाय, आर्थिक स्थितियां और आध्यात्मिकता। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए तात्कालिक लक्ष्य का निर्माण किया जाता है। इसी प्रकार से लक्ष्य प्राप्ति और हमारा अवचेतन मन। अभी हम चेतन मन से काम कर रहे हैं, लेकिन जितना हमारा अवचेतन मन सक्रिय होगा उतनी ही हमारी बातें हमारे अचेतन मन तक पहुंचेगी। क्योंकि जब अवचेतन मन जितना हमारा सक्रिय रहता है हमारे अंदर उतनी ही एकाग्रता भी रहती है, और जितनी हमारी एकाग्रता रहेगी, एक लक्ष्य के प्रति हमारा चित्त, हमारा मन केंद्रित रहेगा, हम उस लक्ष्य को उतने ही सहज ढंग से और जल्दी उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे। अवचेतन मन से संपर्क कैसे करें? हम बात कर रहे हैं कि भाई लक्ष्य को यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस अवचेतन मन तक पहुंचना होगा। इसके लिए थोड़ा सा हमें हमारे इस मस्तिष्क को समझना है। जो हमारा ये मस्तिष्क है इसके 2 भाग है, एक इसका लेफ्ट पार्ट और दूसरा है उसका राइट पार्ट, यानी कि इसका बायां गोलार्ध और उसका एक होता है दायां गोलार्ध। जो हमारा बायां गोलार्ध है यानी कि मस्तिष्क का जो बायां भाग है यह तर्क, शब्द, मैथ्स इनके लिए उत्तरदायी होता है, और जो इसका दायां भाग है यह हमारे रंग, कल्पना, आध्यात्मिकता, जागरूकता, संगीत, अंतर्दृष्टि, सृजनात्मकता इनके लिए यह उत्तरदायी है। हालांकि इन दोनों का, दाएं और बाएं दोनों का संतुलन होना बहुत ही जरूरी है। और जब भी हमारा मस्तिष्क काम करता है उस समय मस्तिष्क से विभिन्न प्रकार की मस्तिष्कीय तरंगें निकलती है, जिनको हम अल्फा
बीटा, थीटा और डेल्टा इन भागों में विभाजित करते हैं। और आज की साइंस अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो उसके पास में उसके उपकरण होते हैं उनके द्वारा इन तरंगों को नापा जा सकता है और यह बताया जा सकता है कि अभी व्यक्ति का मन शांत है या नहीं है, या मन में बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं। यदि बहुत ज्यादा विचार चल रहे हैं तो वह उपकरण बता देता है कि अभी बीटा प्रकार की तरंगें निकल रही है। यदि व्यक्ति का मन शांत होता है, शिथिल होता है, तब उस समय उसके दिमाग से अल्फा प्रकार की तरंगें निकलती है, मन जब शांत होता है। और यदि मन शांत हो गया तो थीटा, अत्यधिक शांत की अवस्था में डेल्टा प्रकार की तरंगें हमारे मस्तिष्क से निकलती है। जब व्यक्ति गहरे कायोत्सर्ग या ध्यान की अवस्था में जाता है तो यह इसी प्रकार की जो अल्फा तरंगें होती है निकलती है। और जब व्यक्ति का मन शांत होता है उस समय उसके अंदर से उसकी अंतर्दृष्टि, रचनात्मकता, सृजनात्मकता जो होती है उसका विकास होता है। उस अंतर्दृष्टि का उसके अंदर से जागरण होता है। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। और ध्यान के अंदर इन अल्फा तरंगों को जागृत करने का जो बहुत ही अच्छा एक माध्यम है हमारे पास में, वो माध्यम है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग में व्यक्ति क्या करता है? अपने शरीर को शिथिल करता है, वह रिलैक्स करता है। जब शरीर का एक एक भाग शिथिल होता है और जब शिथिलता की गहरी अवस्था के अंदर हम पहुंचते हैं तब हमारा मस्तिष्क अल्फा तरंगों विसर्जित करता है, यानी अल्फा तरंगे निकलते हैं। जापान के अंदर एक शोध हुआ छोटे बच्चों के ऊपर और उनको सुला दिया गया और उनको सजेशन के द्वारा गहरी शिथिलता के अंदर उनको ले जाया गया और गहरी शिथिलता में ले जा करके और फिर उनको विभिन्न प्रकार के पाठ पढ़ाए गए, अध्ययन करवाया गया। टीचर खड़ा हो गया और बोलता गया और उनको बताता गया। बड़े आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए कि जब व्यक्ति गहरे शिथिलता की अवस्था में होता है, अर्थात वह गहरी शांति की अवस्था में होता है, तब उसका अवचेतन मन आश्चर्यजनक रूप से काम करता है और उस स्थिति के अंदर जो कोई बात होती है वह उसके गहरे उस अचेतन मन तक पहुंचाई जा सकती है। तो इस प्रकार से प्रेक्षा ध्यान के जो प्रयोग है वो क्या करते हैं? वो प्रयोग हमें उस अवचेतन और अचेतन के मन के गहराई तक उस बात को पहुंचाने में मदद करते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के अंदर जो प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग करते हैं उसमें जो सबसे पहली बात आती है कि अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा का यहां पर अर्थ हो गया कि व्यक्ति की अंतः प्रेरणा। पहले तो लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके अंदर बहुत ही ज्यादा एक तरह की जिज्ञासा होनी चाहिए। उसको प्राप्त करने की आपके अंदर अंतः प्रेरणा होनी चाहिए, एक सशक्त प्रेरणा होनी चाहिए। और प्रेक्षा ध्यान के प्रयोग वह अंतः प्रेरणा को जागृत करते हैं। शिथिलीकरण, जैसा कि अभी बताया, कायोत्सर्ग के द्वारा हम अपने आप को शिथिल कर सकते हैं। इसी प्रकार से एकाग्रता का प्रयोग आता है। जब ध्यान के प्रयोग किए जाते हैं जिसके अंतर्गत श्वास प्रेक्षा है, अनिमेष प्रेक्षा है, आदि ऐसे प्रयोग है जो एकाग्रता का विकास करते हैं। और उसके बाद जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करते हैं, यदि हम सेल्फ मोटिवेटेड भी है, शरीर को हमने शिथिल भी कर दिया है और एकाग्रता का भी यदि विकास है, उसके बाद उस लक्ष्य के प्रति आप स्वयं साक्षात्कार करें। कैसे करना है साक्षात्कार? जिस प्रकार से टीवी की स्क्रीन के ऊपर जो न्यूज की हेडलाइन चलती है, आंखें बंद करके देखिए कि हमारा जो लक्ष्य है वह भी उसका एक एक शब्द यहां से चल रहा है जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से हम इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख करके, यानी कि ध्यान के भी छोटे छोटे प्रयोग करके हम अपने उस लक्ष्य को उस अवचेतन मन या उस अचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। इसी में हम आगे आते हैं सकारात्मक दृष्टिकोण और हमारा आत्मविश्वास। सकारात्मक दृष्टिकोण यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो वास्तव में दो प्रकार का होता है। एक तो हो गया हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण और एक हो गया सकारात्मक दृष्टिकोण। जहां सकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्तित्व को संगठित करता है, वहीं नकारात्मक दृष्टिकोण हमारे व्यक्तित्व को विघटित करता है। और जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण से ही हमारा आत्मविश्वास
बढ़ता है। यानी कि आत्मविश्वास को यदि हम बढ़ाना चाहते हैं तो उसका पहला जो चरण हो गया वह है हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण। और आज तो साइंस स्वयं कहती है जो व्यक्ति सकारात्मक होते हैं, जो व्यक्ति आशावादी होते हैं, वो वास्तव में सुखी होते हैं, स्वस्थ होते हैं और उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह भी बाकी लोगों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी पाई जाती है। इसलिए जीवन के अंदर बहुत जरूरी है कि हम हमारे दृष्टिकोण को कैसा रखें, हम दृष्टिकोण को सकारात्मक रखें। आत्मविश्वास का क्या अर्थ है? प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि नाम है आत्म प्लस विश्वास, इसका अर्थ हुआ कि एक तरफ हमारी आत्मा, आत्मा का अर्थ यहां पर स्वयं से है, सेल्फ से है, खुद से है। और विश्वास का अर्थ हो गया हमारा खुद का विश्वास, यानी कि आत्मविश्वास के बारे में हम कह सकते हैं कि स्वयं के ऊपर विश्वास, स्वयं के ऊपर जो हमारी निष्ठा है, आस्था है, जो हमारी प्रतीति है, वह हमारा हो गया आत्मविश्वास। इसका अर्थ हुआ कि हमारी स्वयं की स्वीकृति ही क्या है? हमारी स्वयं की स्वीकृति ही हमारा आत्मविश्वास है। तो क्या आप सभी अपने खुद के ऊपर विश्वास करते हैं? यदि विश्वास करते हैं तो हम स्वयं के ऊपर कितना विश्वास करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो हम क्यों नहीं करते हैं? क्यों नहीं हमारी शक्तियों के ऊपर, हमारी योग्यताओं के ऊपर हमें विश्वास क्यों नहीं है? इसके पीछे क्या कारण है? यदि हमें उस आत्मविश्वास और आत्महीनता की बात करें, एक व्यक्ति आत्महीन क्यों हो जाता है? क्यों अपने आप को वह आत्मविश्वासी नहीं समझता है? यदि देखा जाए तो आत्महीनता के भी बहुत सारे कारण बनते हैं। और आत्महीनता के पीछे यदि हम देखें तो सबसे पहले हम स्वयं का आत्मनिरीक्षण करें कि ऐसा क्या है, मैं किसी भी काम में क्यों हाथ नहीं डाल पा रहा हूं, किसी भी काम को करने के लिए मुझे क्यों असफलता नजर आती है, क्यों मैं अपने जीवन के अंदर बहुत सारे रिस्क नहीं उठा पा रहा हूं। प्रिय विद्यार्थियों, इस आत्मविश्वास या इस आत्महीनता की कमी के कारण ही हम अपने जीवन के अंदर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। यदि हम स्वयं का यह निरीक्षण करें तो यह हमें पता चलेगा कि जो छोटी छोटी बातें हैं, और वो जो छोटी छोटी बातें हैं वो हमारे अंदर नहीं होने के कारण से हम अपने जीवन के पथ के ऊपर आगे नहीं बढ़ पा रहे। हम दूसरे लोगों को देखते हैं और उनको देख करके हमारे मन में क्या आता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे हैं। या फिर क्या होता है कि अधिकतर लोग क्या करते हैं, दूसरों की नकल करते हैं, वो स्वयं को पहचानने की कोशिश ही नहीं करते हैं और उस दूसरों की नकल में वो पीछे रह जाते हैं। यदि आप उस आत्महीनता से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको खुद को और अपने आप को पहचानना पड़ेगा, क्योंकि जीवन में संतोष, शांति व तृप्ति का रहस्य स्वयं को समझने में ही है, दूसरे को समझने में नहीं है। व्यक्ति का आत्मविश्वास जितना कमजोर होता है उतना ही वह स्वयं के प्रति भी लापरवाह होता चला जाता है। इसलिए उस आत्महीनता से हमें उभरना है। आत्महीनता के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं? जो आत्महीन व्यक्ति होता है वह दूसरों से संपर्क बनाने में कठिनाई अनुभव करता है, साथ ही सही निर्णय लेने और उसे क्रियान्वित करने में अनावश्यक समय और शक्ति उसमें वह लगाता है, यह उसको पूरा नहीं कर पाता है। अपने आसपास के वातावरण में स्वयं को क्या करता है, असुरक्षित महसूस करता है और दूसरों के द्वारा स्वयं की प्रशंसा को सही ढंग से लेने में भी वह कठिनाई का अनुभव करता है। आत्मविश्वास से कि क्या अच्छे परिणाम हो सकते हैं, कि जो व्यक्ति आत्मविश्वासी है उसके क्या परिणाम सामने निकल करके आते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं में जीवंतता, शक्ति, उत्साह और सामर्थ्य का एहसास करते हैं। स्वयं की क्षमता में उनका विश्वास होता है, स्वयं में विश्वास रहेगा कि मैं समस्या आने पर उसका समाधान कर सकूंगा। हमारे
पास दूसरों को देने के लिए बहुत कुछ होगा और हम दूसरों के सुझाव और प्रतिक्रियाओं को सुनने के लिए खुले रह सकेंगे और दूसरों की जो आलोचनाएं हैं उनको ठीक ढंग से हम समझ सकेंगे और उनको स्वीकार भी कर सकेंगे। सुदृढ़ आत्मविश्वास, और उस सुदृढ़ आत्मविश्वास को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं? सुदृढ़ आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, उसकी अभिवृद्धि के लिए जो उपाय है उसमें जो सबसे पहली चीज आती है वह है आत्मदर्शन। आप स्वयं को देखो, आप स्वयं को पहचानो कि वास्तव में मैं कौन हूं, और स्वयं को स्वीकार करने से जो अच्छाई है उनको विकसित करने का संकल्प एवं जो कमी है उनको दूर करने का उससे क्या होगा? हमारे अंदर अपने आप में एक साहस पैदा होगा और जिससे आत्मविश्वास में अभिवृद्धि होगी। हम प्रेक्षा ध्यान और उसके बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जो प्रयोग है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। प्रेक्षा ध्यान के जो बहुत सारे ऐसे प्रयोग है जिसके अंतर्गत हम अनुप्रेक्षा का प्रयोग कर सकते हैं, आत्मविश्वास की अनुप्रेक्षा है, मनोबल बढ़ाने की जो अनुप्रेक्षा है वह अनुप्रेक्षा का हम प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से अपने आप में एकाग्रता के विकास के लिए हम कायोत्सर्ग है, श्वास प्रेक्षा है, इस प्रकार के हम छोटे छोटे जो प्रयोग है उनका हम प्रयोग कर सकते हैं। और परिपूर्णता का प्रयास, एक तरह से देखा जाए तो हम अपने आप में परिपूर्ण है, हमारे अंदर वो सभी प्रकार की क्षमताएं योग्यताएं हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर हमारा एक अखंड अस्तित्व है, उसको हमें समझना है और उसको हमें स्वीकार करना है और उस परिपूर्णता के प्रयास के अंदर हमें जानना है हमारा आत्मज्ञान, हमारा आत्मविश्वास, हमारी आत्म स्वीकृति, आत्म महत्व, आत्म अनुशासन और आत्म संतुष्टि, ये वो सारी बातें हैं जो हमें परिपूर्ण बनाते हैं। आत्मविश्वास और अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि क्या चीज है? सामान्यतः अंतर्दृष्टि इच्छा अनुसार नियंत्रित की जाने वाली क्रिया नहीं है, यह शांत, तटस्थ व एकाग्र चेतसिक अवस्था की परिणति है। यह हम सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि किसी भी ज्ञानेंद्रिय से परे, यानी जो हमारी 5 इंद्रियां हैं उनसे परे जो भी ज्ञान होता है उसको जान लेना। और यह हम कब जान पाएंगे? अधिकतर इसको जानने का जो तरीका है वह व्यक्ति अपने विश्वास, अपने अतीत के अनुभव आदि से अपनी उस अंतर्दृष्टि का वह विकास करता है। प्रेक्षा ध्यान के भी प्रयोग है जिसके अंतर्गत चैतन्य केंद्र आता है, हमारे शरीर के चैतन्य केंद्र जहां पर हमारी चेतना भरी हुई है उनके ऊपर ध्यान करने से अंतर्दृष्टि का विकास होता है। अनिष्ट भाव और गोनाड्स ग्लैंड यानी कि इसके अत्यधिक ज्यादा सिक्रेशन से इस प्रकार के बहुत सारे जो दूसरे प्रकार के अनिष्ट भाव होते हैं उनकी उत्पत्ति होती है। ध्यान के द्वारा उसके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। विवेक चेतना, विवेक यानी कि क्या सही है और क्या गलत है, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के अंदर प्राय एक द्वंद्व चलता रहता है, वर्ती प्रवृत्ति और पुनरावर्ती। ये एक ऐसा विषाक्त चक्र है जो हमारे अंदर चलता रहता है, लेकिन इंसान अपनी विवेक चेतना के द्वारा इन वृत्तियों को सृजनात्मकता की या सकारात्मकता की ओर मोड़ करके और अपने जीवन के अंदर वह सफल हो सकता है। अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र का संतुलन और दर्शन केंद्र की प्रेक्षा। दर्शन केंद्र हमारा वह केंद्र है जहां से हमारी अंतर्दृष्टि जागृत होती है। प्रिय विद्यार्थियों, जो दोनों भ्रिकुटियों के मध्य का स्थान है यह हमारा दर्शन केंद्र है और इस दर्शन केंद्र के ऊपर ध्यान करने से अंतर्दृष्टि का जागरण होता है और बहुत ही सरल सा इसका प्रयोग है। आप बिल्कुल ध्यान की अवस्था में बैठ जाइए और अपने चित्त को दर्शन केंद्र के ऊपर केंद्रित कर लीजिए और यहां पर जिस प्रकार से सूर्योदय होता है और उस समय उसका जो अरुण रंग होता है उस अरुण रंग का वहां पर ध्यान करें। जब वहां पर उस अरुण रंग का हम ध्यान करेंगे तो धीरे धीरे हमारी अंतर्दृष्टि का जागरण होगा। तो इस प्रकार से इन छोटी छोटी बातों को हम ध्यान में रखते हुए
हमें हमारे लक्ष्यों का निर्माण कर सकते हैं और लक्ष्यों के निर्माण के साथ ही हम सकारात्मक जीवन को अपनाते हुए हम हमारे आत्मविश्वास में भी अभिवृद्धि कर सकते हैं। इन्हीं भावों के साथ धन्यवाद।